नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं राजेश राणा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट टीवी। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं इजराइल हमास समझौते के बारे में। जो अभी इजराइल हमास समझौता हुआ है, वो कैसे हुआ, उसके अंदर की कहानी क्या है, क्या उसके लिए डोनाल्ड ट्रंप को श्रेय लेना चाहिए या जो बाइडेन को या कतर को या फिर मिस्र को, कौन है इसके पीछे, क्या है इसके पीछे की कहानी। देखिए, बातचीत तो कई दिन से चल रही थी, लेकिन ये कहानी शुरू होती है जब डोनाल्ड ट्रंप के मध्य पूर्व दूत, प्रॉपर्टी टाइकून स्टीव विटकॉफ 11 जनवरी को बेंजामिन नेतन्याहू से मिलते हैं। और ये वो वक्त था जिस दिन इजरायलियों की पूजा होती है और वो विश्राम करते हैं। जब स्टीव विटकॉफ इजराइल पहुंचे, यानी कि तेल अवीव पहुंचे, तो उनसे कहा गया कि बेंजामिन नेतन्याहू पूजा के बाद आपसे मिलेंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का जो प्रेशर था, बेंजामिन नेतन्याहू तुरंत स्टीव विटकॉफ से मिलने पहुंच गए। और उसके बाद मतलब ये है 11 जनवरी की बात। 11 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप के जो मध्य पूर्व के दूत उन्होंने अपने चुने हैं, स्टीव विटकॉफ, ये एक प्रॉपर्टी टाइकून है, इनको मजबूरी में बेंजामिन नेतन्याहू को मिलना पड़ा। जब ये तेल अवीव पहुंचे तो डोनाल्ड ट्रंप के डर की वजह से कह सकते हैं इसको आप। वहां से देखिए, बातचीत चल रही थी, लेकिन वहां से एक समझौते की रूपरेखा तो पहले भी लिखी जा चुकी थी, लेकिन समझौता वहां हो गया था। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, इसको समझिए। बाकी आगे कैसे कैसे हुआ, कौन कौन इसके पीछे रहे, वो हम आपको बताते हैं। इसके पीछे सबसे बड़ी जो वजह है वो डोनाल्ड ट्रंप है और उनके मध्य पूर्व एशिया के जो दूत थे स्टीव विटकॉफ, वो बेंजामिन नेतन्याहू से मिले। उस दिन लगभग स्क्रिप्ट लिख गई थी, पूरी थी कि क्या होने वाला है। उसके बाद है मिस्र के मेजर जनरल और इंटेलिजेंस फिलिस्तीन विभाग के अधिकारी जनरल अब्दुल खालिद। इसके बाद है कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी, हमास के अधिकारी वसीम नई, अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जो बाइडेन के अधिकारी व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुल्विन, मध्य पूर्व के दूत ब्रेट मैकगर्क और सीआईए के डायरेक्टर बिल बर्न्स। बातचीत तो काफी दिन से चल रही थी, लेकिन बातचीत किसी समझौते तक पहुंचे ये उस दिन लगने लगा जब डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी कि हमास 20 जनवरी तक बंधकों को छोड़ दे, नहीं तो बहुत बुरी तरह से कुचल दिया जाएगा। उधर इजराइल को बहुत ज्यादा जल्दबाजी नहीं थी समझौते को लेकर। स्टीव विटकॉफ जब मिलने आते हैं, स्टीव विटकॉफ वहां के बाद फिर सीधे कतर आ जाते हैं और कतर में वहां अमेरिका की जो पुराने राष्ट्रपति हैं उनकी टीम वहां पहले से ही मौजूद थी और वहां मिलते हैं वो। और फिर हमास के अधिकारियों से, कतर के अधिकारियों से, मिस्र के अधिकारियों से स्टीव विटकॉफ मिलते हैं। वहां एक ही कमरे में वो रुके हुए थे, ये बताया गया हमारे सूत्रों द्वारा। अब वहां से स्क्रिप्ट लिखी जाने लगी। अब देखिए कैसे हुआ समझौता, इसकी पीछे की वजह क्या रही। इस वक्त सबसे बड़ी वजह यह रही कि सिनावर के मरने के बाद, जो हमास प्रमुख थे, सिनावर के मरने के बाद हमास एक तरह से अलग थलग पड़ गया था। अब उसके ऊपर प्रेशर था कि अपनी बची खुची जो भी थोड़े बहुत लोग हैं उन्हें बचाने के लिए अगर वो किसी समझौते पर पहुंचता है तो ठीक है, नहीं तो वो बचा खुचा भी खत्म कर दिया जाएगा हमास। उधर सबसे बड़ी बात यह रही थी कि हमास का कोई भी हितैषी नहीं रहा था। ईरान से जो भी थोड़ी बहुत स्ट्रेटेजिकल उसे मदद मिल रही थी वो भी लगभग खत्म हो गई। अब हमास के पास कुछ बचा नहीं था। दूसरी ओर इजराइल जो है, इजराइल को कोई जल्दबाजी नहीं थी। इजराइल पूरी तरह से इत्मीनान से वहां हमले कर रहा था, उसे कोई जल्दबाजी नहीं थी। हालांकि बेंजामिन नेतन्याहू के ऊपर प्रेशर था बहुत बड़ा कि किसी भी तरह से बंधकों को रिहा किया जाए। अभी जो हमास की कैद में जो बंधक हैं उनमें 94 बंधक बताए गए। इजराइल के अनुसार 94 बंधकों में 60 बंधक अभी जिंदा हैं और 34 बंधक मारे जा चुके हैं उनमें से भी। मतलब 60 बंधकों के लिए यह समझौता हुआ है। अब यह समझौता जो हुआ है ये कैसे कैसे हुआ। दूसरी ओर अमेरिका के जो अभी प्रेजेंट राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, यानी कि कल को जो बाइडेन खत्म हो जाएंगे, उनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा और डोनाल्ड ट्रंप आ जाएंगे, तो दोनों में यह भी चल रहा है कि हमास इजराइल के बीच जो समझौता हुआ है इसका श्रेय किसको दिया जाए। देखिए, जो पुराना प्रशासन है जो बाइडेन का, वो लगातार प्रयास कर रहा था और तब से ही प्रयास कर रहा था जब से ये युद्ध शुरू हुआ है। लेकिन बीच में भी कुछ समझौते हुए और अदला बदली हुई, लेकिन अब जो ये समझौता था अब बहुत लंबा खिंच रहा था और इस समझौते को जो बाइडेन की टीम संभाल नहीं पा रही थी। लेकिन अचानक से डोनाल्ड ट्रंप आते हैं और वो धमकी देते हैं कि 20 जनवरी से पहले कोई समझौता कर लो, नहीं तो बंधकों को छोड़ दो, नहीं तो
बहुत बुरा हाल होगा मेरे यहाँ। अब डोनाल्ड ट्रंप के जो मध्य पूर्व एशिया के सलाहकार हैं, दूत हैं, वो बेंजामिन नेतन्याहू के पास जाते हैं। स्टीव विटकॉफ ये प्रॉपर्टी टाइकून है और बेंजामिन नेतन्याहू से इमरजेंसी में मुलाकात होती है। अब वहां से बात आगे आई। अब ये उधर चल रही है मुलाकातें, उधर मिस्र के मेजर जनरल जो हैं, जो कि खुफिया प्रमुख भी हैं, उनको वहां भेजा जाता है और कतर के प्रधानमंत्री दोहा में बातचीत कराने में लगे हुए हैं। बातचीत चल रही है लगातार, काफी दिन से बातचीत चल रही थी। ये जो बातचीत थी ये कैसे हो रही थी कि एक ही बिल्डिंग में ठहरे हुए थे हमास के अधिकारी भी और इजराइल के अधिकारी भी, लेकिन उनमें पता है बातचीत कैसे हो रही थी? बातचीत वो आमने सामने नहीं बैठे हुए थे। हमास के जो अधिकारी थे वो एक फ्लोर ऊपर थे और सबसे नीचे थे जो अमेरिका, मिस्र और कतर के अधिकारी थे, और सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे थे इजराइल के अधिकारी। तो बीच में वहां क्या था कि देखिए कौन कौन कैदी हैं और कौन कौन दोनों ओर से बंधक हैं, उनके नाम, और किस तरह से इजराइल की सेना किन किन नक्शों से वापस जाएगी। तो वो नक्शे बनाए जा रहे थे दोनों पार्टियों द्वारा, इजराइल द्वारा भी और हमास द्वारा भी। और फिर वो कागज पे नक्शे बनाकर और वो कागज पे नक्शे फिर मीडियोकर के जरिए एक दूसरे पे ट्रांसफर हो रहे थे। लेकिन इसकी वजह से पिछली बार कतर और मिस्र के कुछ लोगों ने चेंज कर दिए थे उसमें मीडियोकर जो बने हुए थे। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं हुआ क्योंकि अमेरिका के जो दूत थे वहां पहुंचे हुए थे, खास करके डोनाल्ड ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ। तो अब की बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो वहां नक्शे बनाए जा रहे थे और नक्शे बना के एक दूसरे को कागज पे नक्शे बना के और ट्रांसफर हो रहे थे और नाम ट्रांसफर हो। तो लगभग वहां सारे नक्शे तैयार हो गए थे, कौन कौन जो वो कैदी हैं दोनों ओर से कौन कौन छोड़े जाएंगे, ये हो रहा था। लेकिन बीच में हमास जैसे ही मौका देखता था ना, वहां अपनी नई शर्त जोड़ देता था। हमास कैसे जोड़ देता था कि हमास अपने जो उसके पुराने जो उसके कमांडर हैं इजराइल की जेल में, उनके नाम उसमें जोड़ देता था। लेकिन इजराइल ने साफ कर दिया कि हम उनको किसी भी तरह से नहीं छोड़ेंगे और जिन्हें उम्र कैद की सजा मिली हुई है उनको तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन हमास बीच बीच में अपनी शर्तें उसमें जोड़ देता था और वहां ये जो अधिकारी थे अमेरिका के पुराने, यानी कि जो बाइडेन वाले, ये उसको समझा नहीं पा रहे थे, वैसे ही कतर के वैसे ही मिस्र के। लेकिन स्टीव विटकॉफ के आने के बाद वहां एक तरह से उन्होंने कह दिया कि अगर ये तुमने नहीं किया तो फिर तुम खत्म। दोनों ओर को दोनों ओर से प्रेशर था, ना कि हमास पे, इजराइल पे भी उन्होंने प्रेशर डाला हुआ था। बेंजामिन नेतन्याहू से वो वहां जाकर मिलते हैं और उधर डोनाल्ड ट्रंप उनको धमकी देते हैं दोनों को, और फिर वहां बैठते हैं। जब स्टीव विटकॉफ कतर पहुंचे हैं, 12 तारीख को वो कतर पहुंच गए और 15 तारीख को ये समझौता लगभग कंप्लीट हो गया था और 16 को ये एक तरह से बन गया समझौता पूरी तरह से, और आज ये समझौता लागू हो गया है। लेकिन अभी भी समझौते पे हटने की बातें चल रही हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री ने कहा है कि भाई हम जब तक अगर कुछ भी हुआ किसी भी कैदी के साथ तो हम समझौते को नहीं मानेंगे। तो उन्होंने अभी ये भी कह दिया है। और वहां क्या था, फिर हमास के जो अधिकारी थे वो लगातार शर्तें जोड़ते जा रहे थे और उन शर्तों की वजह से वो बार बार जो वार्ता थी वो विफल हो रही थी। उधर जो कतर के प्रधानमंत्री थे वो भी कुछ नहीं कर पा रहे थे, मिस्र के जो खुफिया प्रमुख थे वो भी कुछ नहीं कर पा रहे थे, और जो बाइडेन के जो सलाहकार थे वहां जैक सुल्बिन से लेकर और सीआईए के अधिकारी, वो भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। लेकिन स्टीव विटकॉफ के पहुंचते ही हमास को दे दिया कि अब तुम शर्तें नहीं बदल सकते, क्योंकि वो शर्तें ऐसे बदल देते थे, वो कहते थे कि नहीं हमारे इस अधिकारी को छोड़ दो, हमारे इस अधिकारी को छोड़ दो, क्योंकि इजराइल की कैद में हमास के बहुत बड़े जो टॉप कमांडर हैं वो कैद में है, उसकी उनको उम्र कैद की सजा तक हो गई है, कुछ को फांसी की सजा भी है। तो उनको छोड़ने के लिए वो बार बार कागज में वो शर्तें जोड़ देता था, जो कागज ट्रांसफर आमने सामने बैठ के ये नहीं कर रहे हैं। मतलब एक फ्लोर पे बैठे हुए हैं, एक फ्लोर पे बैठे हुए हैं। ऊपरी फ्लोर पे इजराइल वाले हैं, निचली फ्लोर पे हमास वाले हैं। उनके लिए जो मीडियोकर का काम कर रहे हैं वो मिस्र और कतर के अधिकारी करते थे, कागज ले जाने का। कागज पे वो शर्तें बनाई गई और पूरा एक फॉर्मूला तैयार किया गया कि ये होना है, और उस फॉर्मूले के जरिए फिर यहां तो अब बात आती है कि भाई जो बाइडेन को जाना चाहिए इसका श्रेय जो समझौता हुआ, या डोनाल्ड ट्रंप को जाना चाहिए। देखिए जो बाइडेन की जो टीम थी वो लगातार संघर्ष कर रही थी समझौता कराने, और उनसे वो समझौते की मेज तक लेके आ रहे, लेकिन वो समझौता करा नहीं पा रहे थे।
लेकिन जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप धमकी देते हैं और डोनाल्ड ट्रंप धमकी के साथ अपने दूत को, जो मध्य एशिया के दूत नियुक्त किए हैं उन्होंने, स्टीव विटकॉफ, उनको भेजते हैं इजराइल के प्रधानमंत्री के पास। तो इजराइल के प्रधानमंत्री उस दिन पूजा करते हैं और विश्राम करते हैं। सभी यहूदी यही करते हैं उस दिन। तो उस दिन उन्होंने कहा कि नहीं, पूजा और विश्राम के बाद आपसे मुलाकात करेंगे, लेकिन उन पे इतना प्रेशर डाला गया कि वो तुरंत मुलाकात करने के लिए तैयार हो जाते हैं स्टीव विटकॉफ से, और वो बात वहां बन जाती। अब होता यह है कि देखिए ये समझौता हुआ क्यों। देखिए हमास पूरी तरह से खत्म हो गया है, उसके कोई अधिकारी नहीं बचे, खास करके सिनावर जो राजनीतिक उसकी प्रमुख थे, सिनावर के खत्म होने के बाद एक तरह से हमास पूरी तरह से अलग थलग पड़ गया। अब उनके पास कोई ईरान का कुछ बचा नहीं, कतर थोड़ी बहुत उनकी हेल्प कर रहा है, उधर मिस्र है, तो ये लोग लगातार हेल्प कर रहे हैं। कतर एक ऐसा देश है जो लगातार वहां जो मिडिल ईस्ट में जो वॉर चल रहे हैं उनकी मीडियोकर मतलब मध्यस्थता कर रहा है लगातार, और वो एक मध्यस्थता के नाम पे बहुत बड़ा नाम उभर के आया है, एक छोटा सा द्वीप होने के बावजूद। तो उसने बहुत बड़ी मध्यस्थता की है, और वहां अफगानिस्तान के तालिबान, अमेरिका से लेकर और सभी की मध्यस्थता वहां हुई, तो वो बहुत बड़ी बात थी उसके लिए। दूसरा, मिस्र को डर ये है कि मिस्र ने अपनी सीमा नहीं खोली है बिल्कुल। जो फिलिस्तीनी हैं वो फिलिस्तीन में ही इधर से उधर भाग रहे हैं बेचारे, लेकिन मिस्र ने अपनी सीमा में किसी को नहीं आने दिया है। तो मिस्र को हमेशा खतरा ये रहता है कि भाई किसी तरह से ये मेरे डेजर्ट में भी आ गए तो हमारे लिए बहुत बड़ी परेशानी का सबब हो जाएंगे। तो मिस्र लगातार इस समझौते की ओर जा रहा था और वो प्रेशर बना रहा, लेकिन उनसे किसी से हुआ नहीं, क्योंकि हमास हर बार नई शर्तें वहां जोड़ देता था। उधर इजराइल को भी अब बहुत ज्यादा टेंशन नहीं थी, क्योंकि उसके जो पहले कुछ जो कैदी थे वो वापस आ गए थे। अब केवल 60 कैदी बचे हैं जिंदा, जो इजराइल के अनुसार हैं। तो अब उनके लिए वो बहुत ज्यादा परेशान नहीं था, क्योंकि पहले बहुत परेशान था वो, पहले हुआ नहीं समझौता, लेकिन अब तो वो पूरी तरह से आराम से वो अपना चला रहा है इजराइल। तो इजराइल को कोई टेंशन नहीं थी। लेकिन सबसे बड़ी टेंशन यहां हो गई, हमास को अगर थोड़ा सा भी कुछ बचा है तो उसे बचाने की। अब हमास एक तरह से, इजराइल ने करीब करीब 50 साल, अगले 50 साल तक हमास खड़ा नहीं हो पाएगा, निष्क्रिय कर दिया है एक तरह से। वो हमला करने लायक नहीं बनेगा, बहुत बड़े हमला करने लायक हमास, क्योंकि अभी जो समझौता हुआ है वो इस तरह से ही हुआ है। अब क्या है कि ये 42 दिन तक लगातार कैदियों की अदला बदली होगी, और जो इजराइल की सेना है वहां धीरे धीरे वापस जाए। लेकिन जो वहां फिलिस्तीन के जो लोग हैं, वो फिलिस्तीन के लोग उन जगहों पे अब जाने शुरू होंगे जहां इजराइल की। तो इजराइल ने वहां एक शर्त रखी थी कि हम वहां ये करेंगे कि भाई हम एक एक गाड़ी को, जो वहां से जितने भी फिलिस्तीनी आएंगे उनको चेक करेंगे। तो हमास ये मानने को तैयार नहीं हुआ है। तो अब उसमें ये शर्त रखी गई है कि मिस्र और कतर के जो अधिकारी है वो चेक करेंगे कि उनके साथ कोई हमास के जो चरमपंथी है वो नहीं पहुंचे वहां, उनके साथ जो गजा के लोग हैं, तो उत्तरी गजा में जब ट्रांसफर हो रहे हैं, और उसके बाद फिर पुनर्निर्माण शुरू होएगा। लेकिन अब ये बात चल रही है कि जो गजा के पुनर्निर्माण की बात है, तो वो गजा का पुनर्निर्माण कैसे होगा, ये आगे का भी प्रोसेस अभी नहीं आया है, उसका रूपरेखा नहीं तय की गई है। लेकिन जो वहां का जो प्रशासन है, वो अभी भी प्रशासन पे ये बात चल रही है कि इजराइल उसकी सुरक्षा को देखेगा। उधर फिलिस्तीन के जो प्रधानमंत्री है उन्होंने कहा है कि भाई हम यहाँ की सुरक्षा को संभाल सकते हैं, लेकिन हमास जैसे फिर से ये जो संगठन है ये फिर से खड़े ना हो, इसके लिए ये देखना होगा। अगर हमास फिर से खड़ा हो गया तो इजराइल का कोई मतलब नहीं बचेगा। तो इजराइल किसी भी तरह से नहीं चाह रहा कि हमास फिर से खड़ा हो जाए। तो वो पूरी शर्तें, और वहां सुरक्षा की जिम्मेदारी भी अभी बहुत ज्यादा इजराइल के पास रह सकती है। मिस्र और कतर उसमें भूमिका निभा रहे हैं। तो ये भी देखना है, उधर अगर कुछ भी इधर से उधर होता है तो इजराइल उस समझौते से पीछे हट जाएगा। अगर इजराइल समझौते से पीछे हटता है और हमास कहीं दिखाई देते हैं कि हमास यहाँ अभी सक्रिय है, तो वहां से फिर वो हमला कर सकता है। अभी भी इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि अगर कैदियों के साथ कुछ भी गलत हुआ तो हम समझौते से तुरंत पीछे हट जाएंगे। तो वो तैयार है, किसी भी वक्त वो समझौते से पीछे हट सकते हैं। इजराइल ने ये खुलेआम कह दिया है, और इजराइल को अब बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। देखिए उसके 60 लोग बचे हुए हैं जो कैद में हैं, उनमें कुछ अमेरिकी है। बाइडेन प्रशासन इसलिए बहुत ज्यादा प्रेशर बना रहा था, तो उसमें कहा जा रहा है कि अभी 6 से 5 या 6 जो हैं अमेरिकी नागरिक वहां बचे हुए हैं, उनको वापस भेजा नहीं। तो अब वहां कैदियों के नाम, किन कैदियों को, कि महिला कैदियों के बदले फिलिस्तीन के कितने लोग आएंगे, छोड़े जाएंगे,
बुजुर्ग कैदियों के बदले फिलिस्तीन के कितने कैदी छोड़े जाएंगे, युवा कैदियों के बदले फिलिस्तीन के कितने कैदी छोड़े जाएंगे, ये सारी चीजें अभी देखी जा रही हैं। और जो अभी कैदी वहां बचे हैं उनमें इजराइल के बताया जाता है कि रिजर्व सैनिक, तो उन रिजर्व सैनिकों के बदले हमास ज्यादा मांग कर रहा है कि नहीं भाई, हमें इनके बदले ज्यादा कैदी चाहिए हमारे। तो वो बार बार शर्तें जोड़ रहा था। लेकिन अभी जो शर्तें हुई हैं कि वहां कितने कैदी छोड़े जाएंगे, तो ये अभी अगले 6 हफ्तों में लगातार उन सभी कैदियों को छोड़ा जाएगा। उसके बाद कहीं पुनर्निर्माण की बात होगी। लेकिन बात यही है कि अगर समझौते से कोई भी पीछे हटता है तो ये समझौता किसी भी वक्त टूट सकता है। और इजराइल को अभी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब इजराइल एक तरह से, इजराइल के लोगों का भी ये कहना है कि अब हमें बहुत ज्यादा, देखिए अभी लोग वहां से आ जाएं तो अच्छा है, जो बचे हुए हैं उनमें से कई सारे लोग मारे जा चुके हैं। इजराइल का भी कहना है कि अभी जो 94 कैदी बचे हैं उनमें से करीब 34 कैदी मारे जा चुके हैं और अभी 60 कैदी सिर्फ जिंदा बचे हैं। तो ज्यादातर उनकी डेड बॉडी के लिए और उन लोगों के लिए जो 60 बचे हैं उनके लिए ये समझौता हुआ है। तो अब ये समझौता कैसे कैसे आगे बढ़ता है ये देखने वाली बात है, क्योंकि अभी उम्मीद बहुत कम है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से प्रेशर डाला है हमास के ऊपर और इजराइल के ऊपर, कहा है कि अगर आपने ये कैदी नहीं छोड़े, भाई डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कह दिया है कि कैदी नहीं छोड़े तो हमास जो थोड़ा बहुत बचा खुचा है वो भी खत्म हो जाए। तो अब हमास के सामने ये मजबूरी हो गई कि अपने अस्तित्व को थोड़ा बहुत बचाने रखने के लिए, क्योंकि उसके जो मुख्य अधिकारी थे, चाहे सैन्य कमांडर थे चाहे राजनीतिक कमांडर थे, तो वो सब खत्म हो गए हैं। तो हमास के पास बहुत बड़े अधिकारी अब बचे नहीं हैं जो डील कर सके, चाहे वो कतर से हो, मिस्र से हो, ईरान से हो, या लेबनान से हो, या इजराइल से हो, या अमेरिका से। तो उसके लिए कुछ चेहरों का बचा होना बड़ा जरूरी था। तो वो बहुत ज्यादा बचे नहीं है, अलग थलग पड़ गया। जो बचे हैं, हमने नाम बताए हैं आपको, वो सिर्फ छोटे मोटे नाम बचे हैं जो अभी वार्ता कर रहे हैं। लेकिन वार्ता में प्रमुख भूमिका डोनाल्ड ट्रंप की ही रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप की धमकी काम आई है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मैं शांति चाहता हूं और शांति अगर बनाए नहीं रखी गई तो फिर मैं ताकत से कुछ लूं। इसका श्रेय जो बाइडेन को जाए या डोनाल्ड ट्रंप को जाए, आप खुद सोचिए। अब हमास दबाव में था, या इजराइल पे प्रेशर था, या मिस्र पे प्रेशर था, या कतर की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण रही, ये क्या हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद।